दोस्तों नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज ये एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे बहुत हंसी आ रही है और इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के 23 महीने के बाद जेल से आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने ऐसे सवाल किए जैसे कोई पीआर स्टोरी कर रहे हो। पत्रकार ने सवाल किए और ये बड़े नेता रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। और इस पत्रकार ने अपने हाथ आगे बढ़ा के कहा, मैं समझ सकता हूँ, मत रोइए आप। और उसके बाद फिर इस बड़े नेता ने उनका हाथ भी थामा। ऐसा लग रहा था कि दुख की इस घड़ी में कंधे की जरूरत है और पत्रकार अपना कंधा आगे करके कह रहे हैं कि आइए, मैं दुख की घड़ी में आपके साथ में हूं, मैं आपके साथ में विलाप करूंगा, मैं भी आपके साथ उसी मुद्रा में आज। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि क्या वाकई में ये जर्नलिज्म है? ये हंसी से कहीं ज़्यादा सोच का विषय है। वो लोग जो ये एक एक तबके को ये कहते हैं कि मीडिया एक फैक्शन की तरफ बात करता है, यानी बायस होकर के बात करता है, क्या ये आपकी बायसनेस नहीं है? इस जर्नलिज्म पर इस वीडियो में तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं आजम खान की। 23 सितंबर को 23 महीने के बाद आजम खान जेल से आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद जब आजम खान ने अपना पहला इंटरव्यू जर्नलिस्ट को दिया तो रोने लगे। कहने लगे कि उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका तो दिल फटा जा रहा होगा, तो उन्होंने कहा काश कि दिल फट जाता तो फिर निजात ही मिल जाती। और आजम खान को इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि कितने विक्टिमाइज हैं। आजम ने डंके की चोट पे ये कहा कि मेरे खिलाफ करप्शन का केस नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है, गंभीर मामला नहीं बनता है। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना आजम खान के खिलाफ आज मैं एक पुलिंदा लेकर के आपसे बात करूं। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी को भी लेकर के मेरे दिल में किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है, लेकिन आज आप ये फैसला कीजिए। और हाँ, इस न्यूज़ एक्सप्लेनर के साथ मैं आजम खान साहब को ये चैलेंज भी करता हूं कि आ करके मुझे भी इंटरव्यू दें, मुझे भी यह मौका दें कि मैं उनकी बात को सोचूं और समझूं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आजम खान के खिलाफ आखिरकार केस क्या क्या है, यूपी के रिकॉर्ड क्या क्या बताते हैं, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में क्या क्या दर्ज है, एक एक करके आप पहले समझिए। क्या वाकई में करप्शन का मामला नहीं है? क्या ये सीरियस केस नहीं है? और क्या आजम खान पर आगे भी जेल का खतरा नहीं है? दोस्तों, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड मैंने निकाले। आजम खान पर यूपी पुलिस में ने कुल 111 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से रामपुर के बाहर के 5 मामले हैं, लखनऊ और फिरोजाबाद में एक एक केस है और मुरादाबाद में बाकी 3 केस हैं। बाकी ज्यादातर जो मामले हैं वो रामपुर के, खासकर अजीम नगर और सिविल लाइंस थाने में दर्ज है। अब केस क्या हैं, इन्हें एक एक करके आप समझिए। जमीन हड़पना, आजम साहब क्या करप्शन में नहीं आता? धोखाधड़ी क्या करप्शन में नहीं आता? बर्बरता, अतिचार, अभद्र भाषा, आपराधिक धमकी, इस तरह के कई मामले हैं। कई मामले विशेष रूप से उन आरोपों से संबंधित हैं कि आजम खान और उनके साथियों ने रामपुर के डोंगरपुर इलाके में जमीन हड़पने की कोशिश की। ये केस क्या है आगे मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं ये पूछूंगा, आप फैसला कीजिए, क्या ये करप्शन का मामला नहीं है? अधिकारी जो जो दावा कर रहे हैं वो क्या क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का मामला नंबर 1। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदते समय जबरन किसानों से जमीन हड़पी। ये आरोप हैं, अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन क्या ये करप्शन का मामला नहीं है आजम साहब? शत्रु संपत्ति का मामला एक बहुत ही चर्चित मामला है जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, वरना शायद जेल से निकलना मुश्किल हो जाता। आरोप यह है कि सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश आजम खान ने की। डूंगरपुर प्रकरण, आरोप आजम खान ने रामपुर में गरीबों के लिए बने आसरा आवास के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया, लोगों के मकान जबरन तोड़े। इस मामले में कई मुकदमे दर्ज हैं। जन्म प्रमाण पत्र का मामला, आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम, 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। क्या इसमें आपको क्लीन चिट मिली है? बहुत बड़ा सवाल है। अगर क्लीन चिट मिली है या फिर क्लीन चिट जैसे इंडिकेशंस हैं तो आप जवाब क्यों नहीं देते? आप सबूतों के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके आंसुओं को हम क्यों सच्चा माने? आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, इलेक्शन लड़ा, इस मामले में दोषी ठहराए गए, सजा हुई और उसके बाद फिर विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। आजम खान इस कथित इंटरव्यू में
जिसे देख करके मुझे वाकई बहुत हंसी आती है। इस कथित इंटरव्यू में आजम खान कह रहे हैं, एक बच्चा जिसके करियर की शुरुआत हो रही थी, करियर की शुरुआत में ही उसके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया गया। दोस्तों, जुलाई 2025 का एक और केस जो शत्रु संपत्ति का मामला है, यह बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है आने वाले दिनों में आजम के लिए, क्योंकि रामपुर पुलिस ने आजम के खिलाफ कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट फाइल की। आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में फर्जी तरीके से हेराफेरी का आरोप है। सवाल बड़ा यह है कि क्या पत्रकार ने यह सवाल पूछा या फिर नहीं। ये पत्रकार अनजान है, ये पत्रकार मासूम है, ये पत्रकार नादान है, या वाकई में इस पत्रकार ने बिना कोई होमवर्क किए ही इस तरह का इंटरव्यू कर दिया और रच दिया। मैं फिर से यहां पर चैलेंज करूंगा कि आजम साहब, मुझे रामपुर आप बुलाएं, आप जौहर विश्वविद्यालय में कहेंगे, या फिर जैसे पत्रकार ने कहा कि सकरी तंग गलियों में आपका घर है, वहां पर जाकर के इंटरव्यू किया गया, मैं वहां पर भी आपका इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा। क्योंकि आपको याद है, जेल जाने से पहले जो आखिरी इंटरव्यू किया था वो मैंने, यानी राशिद हाशमी ने आपका इंटरव्यू किया था। हालांकि उस इंटरव्यू को लेकर के भी बड़े विवाद हुए। अब ये समझिए आप कि सेशंस कोर्ट में क्या क्या मामले हैं, और 3 मामले करीब करीब फैसले की दहलीज पर हैं। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि आजम खान फिर से उन पर जेल जाने की तलवार लटक सकती है, इस तरह की संभावनाएं भी हैं दोस्तों। एक मामला है 2019 का भड़काऊ भाषण का मामला। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलिस के खिलाफ भड़काया, मतदान अवधि खत्म होने के बाद भी वोट डालने के लिए उकसाया। और ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, और किसी भी दिन फैसला आजम खान को लेकर के आ सकता है। फेवर में आएगा या विरोध में आएगा, मैं कोई जज नहीं हूं। और हां, मैं आगे बढ़ करके मैं कोई आंसू पोंछने वाला जर्नलिस्ट भी नहीं हूं। एक और मामला, अमर सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, और मुझे उम्मीद है कि आजम खान को यह मामला मेरे चेहरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि 2018 में ये इंटरव्यू मैंने ही किया था। इंटरव्यू के दौरान अमर सिंह और उनके खिलाफ ये विवादित टिप्पणी का मामला है। उसके बाद अमर सिंह ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, यानी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर यात्रा निकाली थी, और अमर सिंह ने लखनऊ में केस दर्ज कराया था। बाद में ये केस ट्रांसफर होकर के रामपुर आ गया था, और एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस अंतिम चरण में है। कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। मैं बार बार ये कहता हूं, ये मामला सब जुडिस है, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये इंटरव्यू मैंने किया था। सेना पर विवादित टिप्पणी का मामला, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर केस दर्ज है, और इसमें भी कभी भी फैसला आ सकता है। लिहाजा आजम खान के लिए मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती। लेकिन अंदर की खबर यह है कि आजम खान अखिलेश यादव पर दबाव डालने के लिए कभी चंद्रशेखर तो कभी मायावती पर इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर अपनी जबान पर तो नाम नहीं लेकर के आते हैं, लेकिन इनके साथ जाने के इंडिकेशंस देने की कोशिश करते हैं। 9 तारीख को मायावती की लखनऊ में बड़ी रैली है। उससे पहले 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान से मिलने के लिए जाएंगे। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये कि अपने तथाकथित इंटरव्यू में आजम खान ये भी कहते नजर आते हैं कि आगे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। एसटी हसन को लेकर जब सवाल किया जाता है कि आपने उनका टिकट कटवाया, रुचि वीरा को टिकट दिलाया, तो उन्होंने कहा कि रामपुर में तो मैं अपने कैंडिडेट को टिकट दिला नहीं पाया। आजम ये कहते हैं कि जेल के अंदर रहा तब भी धूमधाम से बाहर आया, और अगर जेल के अंदर मौत हो जाती तो फिर जनाजा भी धूमधाम से निकाला जाता। और इस पर भी वो जो पत्रकार है, बिल्कुल अपनी जबान से ऐसे करते हुए, ये बताते हुए, जताते हुए कि आजम खान आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ में हैं। क्या वाकई ये पत्रकारिता है? क्या वाकई ये जर्नलिज्म है? फिर क्यों आप एक तबके को ये कहते हैं कि एक फैक्शन के साथ जाकर के खड़े? मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं कि मैं भी कोई आरोप या कोई दोषारोपण आजम खान को लेकर नहीं कर रहा। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि आजम खान अगर इनोसेंट हैं, अगर आजम खान निर्दोष हैं, तो अदालत से साबित हो जाएगा। जमानत मिलने का मतलब यह नहीं होता कि कोई भी शख्स निर्दोष हो गया। अगर केस आपके ऊपर है, इसका मतलब यह है कि आप आरोपी हैं। आप आरोपी इसलिए हैं क्योंकि आप पर कई अलग अलग धाराएं और मुकदमे लगे हैं। अब आप ये भी कहते हैं कि 2017 से पहले ज़्यादा केस नहीं थे, 2017 के बाद केस आए, तो आप 10 बार के विधायक हैं।
अनगिनत बात कैबिनेट मंत्री भी बने और ये चालीसा गाने वाले इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया गया है। लेकिन मुझे वाकई में सोच होती है कि अगर एक जर्नलिज्म इस तरीके का है, ऐसा लग रहा है कि आप मंच दे रहे हैं कि आइए मंच पर अपनी बात कहें, अपने आप को विक्टिम घोषित करें, अपने आप को निर्दोष साबित करें, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। इतने केस यूं ही तो नहीं लग जाया करते ना करप्शन के। मैं किसी भी पार्टी का माउथपीस बनकर मैंने ये कसम ली है, जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो रीजनल है नेशनल है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे जनता से मतलब है, जन सरोकार से मतलब है। लेकिन आजम खान जी, आप मुझे भी इंटरव्यू दें ताकि मैं भी कुछ तीखे सवाल कर लूं, क्योंकि मैं टिश्यू पेपर लेकर के शायद आंसू पोंछने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। हिम्मत इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप अपने आप को छोटा नेता कहें, लेकिन हम लोगों की नज़र में आप बड़े नेता हैं। बड़े नेता इसलिए हैं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। आप इसलिए बड़े नेता हैं क्योंकि आप मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी हैं। आप इसलिए बड़े नेता हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और इन्फ्लुएंशियल तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन हाँ, अगर कोई खबर आती है तो फिर सरकार में रहते तो आती नहीं। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि एक पार्टी जब सत्ता में है तो ऐसे में उनके खिलाफ खबर आ नहीं पाती है। और जब इतने मुकदमे हैं, शत्रु संपत्ति का ये जो मामला है, एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से आजम खान को हाजिर होने के आदेश दिए। केस में 3 धाराएं हैं, पुलिस ने और जोड़ दी हैं। और डिफेंस ये कहता है कि धाराओं के विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसी वजह से फिलहाल आजम खान की कस्टडी नहीं ली गई। कानूनी परेशानियां जो हैं बढ़ती ही जा रही हैं। एडिशनल चार्जशीट, और हाँ, जो मैंने धाराएं बताई हैं, 467 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के लिए जालसाजी, 471 कूट रचित डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल। और ये रामपुर में शत्रु संपत्ति का मामला है। और पहले इस मामले में पुलिस की तरफ से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दी गई, लेकिन यह रिपोर्ट शासन के संज्ञान में आई। उस वक्त के एसपी के खिलाफ जांच बिठाई गई और फिर केस की दोबारा से जांच यानी विवेचना शुरू की गई है। हालांकि आजम खान की राजनीतिक विरासत की जब बात की जाती है तो आजकल आजम खान एक नाम नहीं ले रहे हैं। आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक, जिनके खिलाफ 2 साल पहले, याद है ना, इनकम टैक्स की गाजियाबाद में रेड पड़ी थी और लगभग 3 दिन की इस रेड में एकता कौशिक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई थी। लगभग 6-7 महीने पहले एकता कौशिक ने मुझे इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में आजम खान को लेकर, इनकम टैक्स की इस रेड को लेकर बड़े बड़े इंडिकेशंस दिए हैं। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि आजम खान अखिलेश यादव पर पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान अखिलेश से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल के अंदर तो आपने मुझे तवज्जो नहीं दी, लेकिन आगे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी अगर 2027 में मुस्लिम वोट बैंक को मोबिलाइज करना है तो। और आजम ने तो जेल से एक चिट्ठी बम भी फोड़ा था। चिट्ठी बम पर भी मैंने एकता कौशिक से सवाल किया था और इस सवाल में एकता कौशिक ने दबी जबान में मुस्कुराते हुए ये कहा था, आजम और अखिलेश एक हैं और एक रहेंगे, वो अलग अलग नहीं हैं। चिट्ठी के जरिए इंडिकेशंस या चिट्ठी के जरिए अल्टीमेटम नहीं दिया गया है, बल्कि चिट्ठी के जरिए अखिलेश यादव को सपोर्ट किया गया है। अब बेहतर अखिलेश भी जानते हैं, आजम खान, मायावती, चंद्रशेखर और भारतीय जनता पार्टी भी 2027 की इस व्यूह रचना में एक बार फिर से आजम खान अपने लिए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आजम खान इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और न ही उनके कुनबे का कोई और परिवार का सदस्य भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बहरहाल एकता कौशिक ने मुझे जो इंटरव्यू दिया था आजम खान की रिहाई से चंद दिनों पहले, चंद महीने पहले का, उसमें आजम खान की भविष्य की राजनीति को लेकर बड़े संकेत हैं। आप भी चल रही है क्योंकि अपनी जिंदगी में इतनी सी उम्र में आजम खान की मुंहबोली बेटी ने बहुत से उतार चढ़ाव देख लिए हैं। इस मुस्कान के पीछे भी कई कहानी है। कितनी कहानी आज मैं ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। नहीं राशि जी, आप सही कह रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं और ज़िंदगी का काम है, चलते जाना है, सफ़र है, इसे पूरा करना है, मंजिल पर पहुंचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होता है सब आपके कर्म साथ साथ चलते हैं उसमें। मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया, सारी चीज़ों को हैंडल किया और अच्छा, मैं सामने खड़ी। अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का घपला नहीं हुआ। अगर घपला नहीं हुआ तो जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे किसने लगाए, फिर क्यों लगाए? राशि जी, उस टाइम मैं थी नहीं, मुझे इस बारे में सीरियसली कोई जानकारी नहीं है। ठीक है,
मुझे वक्त के साथ में ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं अब उस एकता कौशिक से बात नहीं कर रहा जो 6 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक टैग के साथ में बैठती थी मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जी, अब एक सधी हुई सियासतदान हो गई एकता। बिकॉज अब मैं समाजवादी हो गई हूँ। अब नाउ आई एम पीडीए एकता, समाजवादी एकता। लेकिन इसी समाजवादी को कुछ लोग नमाजवादी कहते हैं। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी, वो आई थिंक बीमार है। कौन बीमार है? जो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, या फिर जो ये कहते हैं एक हैं तो सेफ रहेंगे? कौन बीमार है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा था, एक सकारात्मक सोच वाले, एक नकारात्मक सोच वाले। तो आई थिंक ये वो डिफरेंशिएट करती हूँ मैं उन लोगों को, कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं समाजवादी के प्रति, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की सोच अच्छी नहीं है। अच्छा, चूंकि मैंने एक बात पीछे ही छोड़ दी थी, अखिलेश भविष्य में समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर के आपसे डिस्कशंस करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं। फीमेल्स को लेकर के और बाकी रोल क्या होगा, आपका रोल क्या होगा, इसे लेकर के डिस्कशंस? फीमेल्स तो आप देख ही सकते हैं, मेरे से डिस्कशन की तो खैर बात ही नहीं है, लेकिन अभी जब उपचुनाव हुआ था तो 9 में से 5 हमने फीमेल्स को इस बार दिया था। और लेकिन लोकसभा बाई इलेक्शन में उस तरह की कामयाबी मिली नहीं। वो मुझे ऐसा लगता है, आप भी जानते हैं कि वो गवर्नमेंट का चुनाव होता है। मुस्लिम यादव अभी भी साथ हैं या नहीं अखिलेश के? बिल्कुल साथ है। ऐसा उसके क्यों लगता है कि साथ-साथ मुस्लिम और साथ नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान यादव पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोकसभा में तो हालांकि ये बात सही है कि एक मुश्त वोट मुसलमानों का गया, लेकिन अभी भी वो एफर्ट, मैं बार बार मुझे ऐसा लगता है कि जेल के अंदर से आजम खान का एफर्ट ये रहा कि मुसलमान नाराज हैं या फिर उनके चेहरे के साथ में मुसलमान। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लोकसभा में मुसलमान साथ रहे, लेकिन क्यों ऐसा है कि जेल के अंदर से आजम कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वो बड़े हैं, वो समझाते रहेंगे, और हम उनकी बातों को मानते भी हैं और समझते भी हैं और आगे उस पर चलते भी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो आजम खान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, आजम साहब किसी को इतना मौका नहीं देंगे। आप जानते हैं वो बहुत समझदार हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं ये सब काम बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आजम खान अपनी जुबान की वजह से भुगत रहे हैं। देखिए, मैं जानती हूँ बब्बा को, वो दिल के बहुत साफ हैं। वो लोगों को जिनको अपना मानते हैं उनके लिए लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, और उनके जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। आजम खान का ऐसा बयान जहां पर उन्होंने कहा था ना कि ये सब तनख्वाहियाँ हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इन तनख्वाहियों की ऐसी तैसी कर देंगे, इस किस्म का बयान था। इस तरह की जबान ने आजम खान का नुकसान किया। आप मानती या नहीं? बेटी हैं आप, इसलिए ईमानदारी से बोलिएगा। मैं इस पे कोई और कमेंट नहीं आपके करूंगी। गुरु अखिलेश हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। अगर पलड़े में मैं आजम खान की मुंह बोली बेटी को रख दूं और एक ऐसी लड़की को जो अखिलेश को अपना गुरु मानती है, पलड़ा कौन सा भारी होगा? नहीं, दोनों बराबर हैं। बराबर होंगे? दोनों बराबर हैं। यानी आपके लिए आजम और अखिलेश बराबर हैं? बिल्कुल, मेरे लिए बराबर है। वो आजम जो नेताजी के साथी रहे? बिल्कुल। अच्छा, आजम के वक्त की समाजवादी पार्टी और अखिलेश के वक्त की समाजवादी पार्टी में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही हैं। एक ही है? नेताजी के बिना भी अभी भी एक है? बिल्कुल एक है। इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे पहले चल रही थी समाजवादी पार्टी, सेम उसी पैटर्न पे समाजवादी पार्टी अब भी चल रही है।